तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, मुख्य टॉपिक रहता है हमारा ये जो ग्रंथि है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत ग्रंथि, ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। ग्रंथि या ग्लैंड, ग्रंथि है इनका अध्ययन शरीर के किस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, या जो ग्रंथियां हमारे शरीर में किस द्वारा निर्मित होती हैं, किससे बनी होती हैं, किस भाग में स्थित होती हैं, और ग्रंथियों का हमारे शरीर में क्या कार्य है, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, इन सारी बातें जानेंगे। और जो ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है उस वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्रंथि। तो सर्वप्रथम जानेंगे हम कि ग्रंथि शरीर में किस तंत्र के अंतर्गत आती है। तो ग्रंथियों का जो अध्ययन करना होता है वो आता है अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत। हमारे शरीर में दो तंत्र होते हैं, एक होता है न्यूरो सिस्टम तंत्र का तंत्र होता है, एक अंतःस्रावी तंत्र। तंत्र तो वैसे काफ़ी होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र काफ़ी होते हैं, लेकिन मतलब ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें अंतर है। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्र का तंत्र अलग अलग है। तो जो ग्रंथियों का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत। ग्रंथियों का अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। जो ग्रंथियों का अंतःस्रावी तंत्र है, इसके अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो ग्रंथियों के अध्ययन करने को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, जिसके जनक तथा इसके जनक ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसके जनक हैं थॉमसन। इसके जनक थॉमसन को माना जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ग्रंथियों का अध्ययन अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन ग्रंथियां किसकी बनी होती हैं, शरीर में इनका क्या कार्य होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम अब टॉपिक पे आते हैं जो हमने डाला था, ग्रंथि। देखो, शरीर जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। आप सभी जानते होंगे इस चीज को कि कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं तंत्र। और जैसे तंत्र में आ जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सारे तंत्र में आते हैं। और बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बनता है हमारा शरीर। ये हो गई कोशिका। तो शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है कोशिका, मतलब कोशिका से मिलकर बना होता है शरीर। सबसे पहला भाग कोशिका होता है, इसलिए बोलते हैं इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। तो कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ स्रावित करती रहती है, तो उनको बोलते हैं स्रावी कोशिकाएं। जैसे कुछ कोशिका होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ स्रावित करती रहती है, उनको बोलते हैं स्रावी कोशिका। और स्रावी कोशिकाओं द्वारा निर्माण होता है स्रावी ऊतकों का। स्रावी ऊतकों का स्रावी ऊतकों का या ऊतक ले सकते हैं, स्रावी ऊतक। अब ये जो स्रावी कोशिका और ऊतक हैं, इनके द्वारा निर्माण किया जाता है ग्रंथियों का। अब हम ये लिख सकते हैं जैसे कि ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, तो ग्रंथियां स्रावी कोशिका व स्रावी ऊतकों द्वारा बनी होती हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, ग्रंथियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं एवं ऊतक, या फिर ग्रंथियां जिन कोशिकाओं या जिन ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, वो स्रावी कोशिका और स्रावी ऊतक होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, ग्रंथियों का निर्माण स्रावी कोशिकाओं तथा ऊतकों द्वारा होता है। यह स्रावी कोशिकाओं या स्रावी ऊतकों द्वारा बनी होती है, एक ही बात है। अब जो ग्रंथि तो स्रावी कोशिका स्रावी ऊतकों द्वारा बनी होती है। अब ये ग्रंथि है, ये कुछ रिलीज करती है। जैसे कि यहाँ पे स्रावी कोशिकाओं द्वारा बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ रिलीज करेंगी। ये भी स्रावी ऊतक या स्रावी कोशिकाओं द्वारा बनी हुई है, तो ये कोशिका जो ग्रंथियां होती है वो कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं। तो जो ग्रंथियां जो रिलीज करती हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हम रसायन बोलते हैं।
ग्रंथियां हमेशा रसायन रिलीज करती हैं, रसायन का स्रावित करती है या रसायन स्रावित करती हैं। ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हम रसायन कहते हैं। अब ये रसायन आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम। अब जो कुछ ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, कुछ ग्रंथियां हैं जो एंजाइम रिलीज करती हैं, और कुछ ग्रंथियां हैं जो दोनों ही रिलीज करती हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइमों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। और जो ये हार्मोन्स होते हैं, एक जो हार्मोन्स होते हैं, नोट वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्मोन्स या एंजाइम किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड के। ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले हम ये देखते हैं रसायन, ये बाद में, नोट बाद में लिखेंगे। स्रावित पदार्थ रसायन कहते हैं। जो ये रसायन है, रसायन 2 प्रकार के होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। एंजाइम जो स्रावित करते हैं वो होते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, और जो हार्मोन स्रावित करते हैं वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम इनको एक एक के बारे में जानेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। बहिस्रावी ग्रंथि, और यहीं पे हम इनको इस तरह से दर्शा सकते हैं कि एंजाइम और हार्मोन्स प्रोटीन होती है, प्रोटीन या पेप्टाइड के बने होते हैं, टाइड बने होते हैं। वैसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन ही होती है के बने होते हैं, या पेप्टाइड या पेप्टाइड के बने होते हैं। अब हम एक एक ग्रंथि को लेंगे यहाँ पे, जैसे कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। यहाँ पे लेते हैं बहिस्रावी, सर्वप्रथम लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो अपना जो ये रिलीज करती हैं एंजाइम। पेन चेंज करता हूँ, एंजाइम रिलीज करती है। अब जो ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं, ये एंजाइम कहाँ शरीर में कहाँ पर रिलीज करती हैं, कैसे डालती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, ये नलिका युक्त होती हैं। जैसे हम चित्र बनाते हैं, जैसे मान लो ये बहिस्रावी ग्रंथि है, और इसमें होती है नलिका युक्त ग्रंथि होती है, और ये अपना जो स्राव है वो एक कोशिका तक पहुंचाती है। इस कोशिका को बोलते हैं लक्ष्य कोशिका। या हम ये कह सकते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां अपना एंजाइम नलिका के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती हैं। ये होगी बहिस्रावी ग्रंथि। इसलिए इनको बोलते हैं स्थानीय प्रभाव। एक पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचा रही है अपना एंजाइम, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थानीय प्रभाव। स्थानीय प्रभाव की प्रकृति की होती है, अब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये नलिका युक्त होती है। देखो इसमें नलिका है, ये इसको बोल देते हैं एंजाइम। ये बहिस्रावी ग्रंथि, ये एंजाइम, ये नलिका। अब इसके हम बिंदु बनाते हैं, ये पॉइंट बनाते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ से। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपना स्राव या रिलीज, जो एंजाइम रिलीज करती है, वो एक लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है। स्रावी ग्रंथियां अपना एंजाइम नलिका की सहायता से लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है, लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है। अब एक और पॉइंट लिखेंगे हम, बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन एंजाइम कहलाता है, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं। तो ग्रंथियों द्वारा रिलीज या स्रावित रसायन एंजाइम कहलाता है।
अब जैसे कि ये होती है नलिका युक्त ग्रंथि, होती है बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन कौन सी होती है वो भी जानना जरूरी है। तो उदाहरण के लिए बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण होते हैं जैसे लाल ग्रंथि। एक एक को हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें नलिका कहाँ होती है लाल ग्रंथि में, एक कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। उदाहरण लाल ग्रंथि, जैसे कि लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि, जैसे लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि, शिवम ग्रंथि, शिवम ग्रंथि, और एक और है अश्रु ग्रंथि, एक होती है अश्रु या आंसू ग्रंथि, अश्रु या आंसू, आंसू ग्रंथि। इस आंसू ग्रंथि को भी बोलते हैं लेक्राइमल ग्रंथि या लेक्राइमल ग्रंथि बोल सकते हैं इसको, लेक्राइमल ग्लैंड या ग्रंथि। अब ये उदाहरण है बहिस्रावी ग्रंथि के। अब जो बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये रिलीज करेंगे क्या हार्मोन्स, हार्मोन। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि चित्र के द्वारा समझाता हूँ, जैसे मान लो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये है ब्लड या रुधिर, ये अपना स्राव, ये हार्मोन। बहिस्रावी ग्रंथियाँ उनमें होती है नलिका, नलिका के द्वारा अपने जो एंजाइम होता है उसको वो लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें नलिका नहीं होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्राव जो हार्मोन होता है वो सीधा ये रुधिर में छोड़ती हैं। ये अपना हार्मोन सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। इसलिए इसमें पाया जाता है दैहिक प्रवृत्ति, क्योंकि जो रुधिर है वो हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं दैहिक प्रकृति की कोशिका होती है अंतःस्रावी कोशिकाएं। तो अंतःस्रावी कोशिकाएं कैसी प्रकृति की कोशिका होती है, दैहिक प्रकृति की कोशिका होती है। इनमें ये नलिका विहीन कोशिकाएं होती हैं और जो ये हार्मोन का स्रावित करती है या हार्मोन रिलीज करती हैं। ये इसके टॉप पॉइंट बढ़ेंगे, तो अब इसके पॉइंटों को लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि अपना हार्मोन सीधा रुधिर में छोड़ती है और ये नलिका नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका वहीं होती है जो अपने रसायन जैसे हार्मोन, रसायन दो प्रकार रसायन कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो ग्रंथियां वो रसायन का स्रावित करती हैं। आगे चल के दो भागों में बढ़ते हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं कि हार्मोन्स और एंजाइम। तो रसायन हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन का स्रावित करती है। रसायन को हार्मोन को स्रावित करती है, हार्मोन को रुधिर में, सीधे रुधिर में, एक मिनट, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है जो अपने रसायन या हार्मोन को सीधे रुधिर में स्रावित, एक मिनट, हार्मोन को सीधे रुधिर में स्रावित करती है, सीधे रुधिर में स्रावित करती है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट आएगी, एक तो नलिका विहीन होती है और ये हार्मोन स्रावित करती है, और ये सीधे अपना मतलब जो रिलीज करती है हार्मोन उसको सीधे रुधिर में स्रावित करती है। अब एक और पॉइंट है, ये दैहिक प्रकृति की होती है, क्योंकि हार्मोन को रुधिर में रिलीज कर रही है। रुधिर हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, इसलिए ये पाया जाता है दैहिक प्रकृति की। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो होती है स्थानीय प्रकृति की, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्थान तक पहुंचा रही है अपना जो एंजाइम है, जैसे कि लक्ष्य कोशिका तक छोड़ती है, वो लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है अपनी नलिका के माध्यम से। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां दैहिक प्रकृति की होती हैं। दैहिक प्रकृति होती है, यह दैहिक प्रकृति का गुण पाया जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं होती है। अब इनके हम देखेंगे उदाहरण, जैसे कि उदाहरण में आती है हमारी सबसे पहले लेते हम थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होती है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि, जिसको बोलते हैं लीवर। और अगर क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। दोनों क्वेश्चन में बनता है, गौर से सुनना। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो है थायराइड ग्रंथि। और यदि अगर पूछ लिया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो है यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि, एक ही बात है, लीवर या यकृत। और अगर यदि ये पूछ लिया कि शरीर की सेकंड लार्ज ग्रंथि या सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो है थायराइड ग्रंथि। दूसरी आती है अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। क्योंकि मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो सभी ग्रंथियां हैं इनका
मतलब नियमन करती है। इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर इसकी जरूरत है, उन सभी का नियमन करती है पीयूष ग्रंथि। सभी ग्रंथियों के ऊपर कार्य करती है, इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर ग्रंथि। एक होती है हाइपोथैलेमस, जो इसकी भी मास्टर होती है, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। कहने का मतलब हेड मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। इनके उपनाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। तीसरा उदाहरण है अपना एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि या जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, बक ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जो स्रावित करती है एडिनलिन हार्मोन, जिसको कहते हैं अपन करो या मरो का हार्मोन। कहने मतलब आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन स्थिति में जो हार्मोन स्रावित करती है